तो फिल्म की शुरुआत एक कोट से होती है जहां लिखा होता है कि कुछ सीमा रेखा को कभी पार नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि कोल्ली हिल्स के अरनमनाई फॉरेस्ट में ट्रेकिंग करने आए थे। ये दोनों जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और ऐसे में वाइफ थक जाती है, इसलिए हस्बैंड जिसका नाम राम था वो उसी जगह पे कैंप लगा देता है। ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और वाइफ तो मजे में ईयरफोन्स लगा के म्यूजिक भी सुन रही थी। दोनों कैंप फायर भी जलाते हैं लेकिन कुछ ही देर बाद आग बुझने लग जाती है। ऐसे में राम कुल्हाड़ी लेके एक पेड़ से लकड़ी को काटने बढ़ता है। पेड़ के पास पहुंचने से पहले राम को वहां पे एक त्रिशूल पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन राम इस त्रिशूल को इग्नोर करके पेड़ की एक शाखा काटने लगता है। काफी कोशिश के बाद राम इस शाखा को काट पाता है और यहाँ उसे इस ब्रांच में एक लंबी सी कील दिखाई देती है। कील बोले तो नेल होता है ना, वही। ये कील थोड़ी अजीब सी थी और तभी राम को पेड़ में से एक अजीब पपेट जैसी आकृति निकलती हुई दिखती है। यह आकृति ठीक वहीं से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी जहाँ से पेड़ की शाखा अलग हुई थी। अब इससे पहले राम कुछ कर पाता, ये अजीब पपेट या कठपुतली उसके सामने आके गिरती है। राम इस पपेट को उठाता है और अगले ही क्षण वो कुछ तो देखता है जिससे वो काफी डर जाता है। राम यहाँ बोल भी नहीं पा रहा था, जिस कारण से वो अपनी वाइफ को पुकार नहीं सकता था और ऐसे भी उसकी वाइफ तो ईयरफोन लगा के गाने सुन रही थी। राम भागता है लेकिन कुछ तो राम के पीछे पड़ी थी जो कि उस पर हमला कर देती है। इसके तुरंत बाद राम की वाइफ अपनी ईयरफोन्स निकाल के राम को ढूंढते हुए ट्री के पास जाती है और यहाँ वो भी इस पपेट को देख के उठाती है और अगले ही क्षण वो भी कुछ तो ऐसा देखती है जिससे वो चिल्लाना शुरू करती है। इनफैक्ट राम की वाइफ पे भी हमला होता है और इसी पॉइंट पे सीन कट हो जाता है। अब यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे आ जाती है जहाँ हम मारी नामक इंसान से मिलते हैं जो कि अरनमनाई जंगल के पास वाले गांव में रहता है। मारी की एक बेटी भी है जिसकी बर्थडे 2 दिन में आने वाली है और मारी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी बेटी को बर्थडे के दिन मूवी लेके जाएगा और फिर उसके लिए व्हाइट केक भी लेके आएगा। इसके बाद मारी अपनी बाइक पे किसी चरण नामक इंसान से मिलने जाता है। दरअसल मारी जंगल का सिक्योरिटी गार्ड था और वो पार्ट टाइम टूरिस्ट गाइड वाले काम भी करता था। नाउ चरण और उसके दोस्त जंगल के व्यू पॉइंट पे जाना चाहते थे जहाँ जाना अब वर्जित था। एक्चुअली पहले आसपास की जंगल गवर्नमेंट प्लांटेशन थी और लोग आ जा सकते थे, लेकिन अब इसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया था जहाँ लोकल्स के अलावा टूरिस्ट्स का आना जाना वर्जित था। स्टिल मारी चरण और उसके दोस्तों को जंगल के व्यू पॉइंट तक ले जाने वाला था क्योंकि मारी को जंगल के सारे रास्ते मालूम थे। चरण ये बात अपनी गर्लफ्रेंड मीना को बताता है जो कि मारी के आने से खुश नहीं थी, लेकिन एक लोकल का होना जरूरी था फॉर ट्रेसपासिंग, इसीलिए मीना को चरण की बात माननी पड़ती है, यानी मारी भी इनके साथ आएगा। तो अगली सुबह चरण, मीना और इनके 3 दोस्त तैयार होते हैं जिनके नाम थे जेरी, सेतु और चारू। ये लोग गाड़ी में मारी को उसके ऑफिस से पिक करते हैं। देन मारी एक बार अपने घर पे रुकता है जहाँ उसकी बेटी मारी को एक लॉकेट पहना देती है। मारी की बेटी ऐसा अपनी मॉम के कहने पे की थी और इसके बाद ये 6 लोग जंगल की तरफ निकलते हैं। जंगल के चेक पॉइंट से कुछ ही दूर पहले मारी इनको रुकवाता है ताकि ये लोग वहीं से एंट्री ले लें, वरना जो ओरिजिनल चेक पॉइंट है वहां से तो इन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। एंट्री से पहले वहां एक गाड़ी वाला आदमी आता है जो कि इन लोगों को घूरता है, लेकिन मारी के ग्रीट करने पे वो भी ग्रीट करके वहां से निकल जाता है। अब जंगल में एंट्री से पहले मारी इन सबको कहता है कि अगर इन्हें कुछ कॉल वगैरह करना है तो अभी ही कर लें क्योंकि जंगल में नेटवर्क नहीं आएगी। इसके बाद सभी जंगल में घुसते हैं और एंट्री से पहले मारी प्रणाम वगैरह करके अंदर घुसता है। ये लोग मारी के पीछे पीछे ट्रेल को फॉलो करते हैं और सबकी बातों से हम समझ पाते हैं कि जेरी एक फोटोग्राफर है जिसके पास 5 लाख का कैमरा है। इनफैक्ट जेरी यहाँ मारी और उसकी बेटी तक की फोटो निकाला था जब मारी की बेटी उसे लॉकेट पहना रही थी। मारी सबसे कहता है कि जंगल में हिरन के अलावा बाइसन और भालू भी हैं और ये सुनकर जेरी डर जाता है क्योंकि जेरी इन जनरल डरपोक था। खैर ये लोग एक छोटे से वाटर बॉडी के पास पहुंचते हैं जहां मीना और चारू हंसते खेलते हुए एक दूसरे पे पानी फेंकना शुरू करते हैं। इनकी आवाज सुन के मारी इन्हें शांत होने को कहता है क्योंकि इस जगह पे जंगल के जानवर झुंड में पानी पीने आते हैं और ज्यादा आवाज करने पे वो यहाँ आ सकते हैं जिससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब मीना जो कि पहले से ही मारी के आने के खिलाफ थी, उसे मारी की ये वार्निंग्स पसंद नहीं आती। वो मारी को उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, गार्ड हो गार्ड की तरह रहो और अपने काम से काम रखो। चरण यहाँ मीना को शांत करता है और ये लोग अपनी ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। अब व्यू पॉइंट पहुंचने से पहले ये लोग एक जगह रुकते हैं और वहाँ चारू जेरी पे पत्थर फेंकती है क्योंकि जेरी स्मोक करने लग गया था। अब ये पत्थर जेरी को तो नहीं लगती लेकिन पीछे झाड़ में लगती है जहाँ से बेल की आवाज आती है। यह आवाज सुनते ही चारू और सेतु झाड़ साफ करने लगते हैं और मारी उन्हें उधर जाने के लिए मना करता है। स्टिल ये दोनों झाड़ वगैरह हटाते हैं और वहाँ इन्हें एक लकड़ी पे 5 बिल्स लटके दिखते हैं। आगे एक रास्ता जाता था जिसे बड़े से पेड़ से ब्लॉक किया गया था और वहाँ एक बोर्ड भी था जिसपे तमिल में लिखा था कि आगे का एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, यानी ट्रेसपासिंग नहीं करना है। अब इंसानों की मस्ती तो देखो, रिस्ट्रिक्टेड पढ़ के ही इन्हें उस रास्ते पे जाने का मन करने लगता है और मारी इन्हें सख्त हिदायत देता है कि इन्हें यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट सेतु तो उस लकड़ी को टच करने लगता है जिसपे बेल्स लटके थे और ऐसे में वो पुरानी सी लकड़ी टूट जाती है। इस पे मारी बहुत भड़कता है, सेइंग कि ये सब गांव वालों की आस्था है और अब इस सब के टूटने का जवाब कौन देगा। यहाँ सेतु मारी पे ही भड़कने लगता है, सेइंग पुरानी
पुरानी चीज थी, टूट गई। इनफैक्ट मीना भी मारी से कहने लगती है कि अगर उसे हर चीज में इतनी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से चला जाए, एज इन्हें उसकी जरूरत नहीं है। मारी क्लियरली कहता है कि गांव वालों के हिसाब से यहाँ से आगे दुष्ट शक्तियां हैं और वो किसी भी हाल में आगे नहीं जाएगा। ऐसे में बाकियों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता और उन्हें मारी को दूसरे रास्ते पे फॉलो करना पड़ता है जो कि व्यू पॉइंट तक जाता था। अब दोस्तों ये जो जगह थी इसका जिक्र स्टोरी में बार बार होगा, तो इसे मैं ट्रेसपासिंग पॉइंट या फिर वो पॉइंट बोलूंगा जहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ से आगे नहीं जाना है। एनीवेज, अब व्यू पॉइंट की तरफ जाते हुए चारू को झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और आवाज को फॉलो करते हुए चारू एक क्लिफ के एज पे आती है। और चारू क्लिफ से गिरने ही वाली थी कि एन वक्त पे मारी आके उसे बचाता है। वैसे यहाँ हम एक पेड़ के पीछे भूतिया हाथ को भी देखते हैं। खैर अंततः ये ग्रुप व्यू पॉइंट पे पहुंचता है जहां ये लोग अपना कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद सभी खेल खेल में इधर उधर भागने लगते हैं और जेरी अपने कैमरे से इनकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले जेरी अपना चश्मा पहनता बाकी 4 लोग पेड़ों के पीछे छिप गए थे। इन्हें खोजने के लिए जेरी अपने कैमरे का जूम लेंस इस्तेमाल कर रहा था और तभी अचानक से उसे अपने कैमरे में एक भूतिया बुढ़िया दिखती है जिससे वो डर जाता है। डर के जेरी एक पेड़ के पास जाता है जहाँ वही भूतिया बुढ़िया उसके पैर को खींचती है। इससे जेरी गिर जाता है और चिल्लाना शुरू करता है। वहीं बाकी सब जेरी की आवाज सुन के उसके पास आते हैं। जेरी इनसे कहता है कि किसी ने उसके पांव को खींचा है, लेकिन यहाँ कोई भी जेरी की बात मान नहीं रहा था। जेरी अपने पैर पे उंगलियों के निशान भी दिखाता है, लेकिन चारू इस बात पे उसका मजाक बनाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि सेतु जेरी से झगड़ा ही करने लगता है। इनफैक्ट सेतु जेरी को डरपोक भी कहता है। उस समय जेरी अपना स्कार्फ सेतु को देता है और उसे चैलेंज करता है, सेइंग कि अगर सेतु इतना निडर है तो ये स्कार्फ उस जगह पे बांध के आए जहां जाना वर्जित था। सेतु तुरंत इस चैलेंज के लिए मान जाता है और उसके साथ चारू भी आने वाली थी। वहीं मारी इन्हें मना करने लगता है, सेइंग कि वो जगह जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन सेतु और चारू मारी की एक नहीं सुनते और स्कार्फ लेके निकल लेते हैं। रास्ते में चारू और सेतु ट्रीज में रेड टेप्स बांध रहे थे ताकि ये दोनों भटक न जाए, मतलब रास्ता जब वापस आना हो तो आराम से देख सके रेड टेप्स को और फॉलो कर सके। ये दोनों उस जगह को खोज रहे थे जहाँ पे आगे ना जाने वाले बोर्ड लगा था और इसी खोज के दौरान दोनों जंगल में एक पुराना सा घर देखते हैं। दोनों फौरन घर के अंदर जाते हैं जहाँ ढेर सारे पपेट्स थे और माहौल देख के ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पहले किसी तरह की रिचुअल्स एंड ब्लैक मैजिक हुई होगी। सेतु घर का बेसमेंट चेक करने जाता है और चारू एक पपेट पे ध्यान देती है जो कि कुछ ही सेकंड्स पहले नीचे जमीन पे था, लेकिन अब वो एक वॉल पे टंगा था इनसाइड रिचुअल सर्कल। चारू इस बात को इग्नोर करके पपेट उठा लेती है और पपेट के साथ सेल्फी लेने लगती है टू प्रूव कि उसे तो बिल्कुल भी डर लगता ही नहीं। लेकिन अगले ही क्षण चारू को एक बूढ़ी भूतिया औरत की झलक दिखती है। इससे चारू डर जाती है एंड देन बाहर देखने पे उसे जंगल के बीच वही बूढ़ी भूतिया औरत दिखती है। चारू चिल्लाना शुरू करती है और उसकी आवाज सुन के सेतु ऊपर आता है। ना सेतु को बूढ़ी औरत तो नहीं दिखती, लेकिन उसके पास जो जेरी वाला स्कार्फ था ना, वो अब अपने आप एक पेड़ पे बंधा हुआ था। इस पॉइंट तक चारू काफी डर गई थी, लेकिन सेतु नहीं डरा था। स्टिल दोनों वापस कैंप साइट पे जाने की सोचते हैं। वहीं कैंप साइट पे बाकी लोग सेतु और चारू का इंतजार कर रहे थे और उनके काफी देर न आने पे मारी और चरण उन्हें ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में इन दोनों को चारू के चीखने की आवाज आती है और दोनों आवाज की तरफ भागते हैं। इन्हें चारू एक जगह गिरी मिलती है और वो खून से लथपथ थी। चरण और मारी ये दृश्य देख के बहुत डर जाते हैं, लेकिन एकदम से चारू हंसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये चारू का प्रैंक था और इससे मारी और चरण दोनों बहुत भड़कते हैं क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इस तरह का प्रैंक करना सही नहीं है। वहीं एक पेड़ के पीछे से सेतु भी हंसते हुए निकलता है और ये चारों कैंप साइट वापस आने लगते हैं। अब कैंप साइट पहुंचते ही मारी और चरण देखते हैं कि चारू और सेतु तो कैंप साइट पे मीना और जेरी के साथ थे, तो फिर इनके पीछे कौन आ रहा है और जंगल में ये किन से मिले। मारी और चरण तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ इनके पीछे कोई भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि जंगल में ये दोनों जिससे भी मिले थे वो कोई भूतिया आत्मा थी जो कि चारू और सेतु का रूप ली थी। इनफैक्ट चरण को यहाँ खून से लथपथ वाली चारू एक पेड़ के पीछे दिखती है और फिर उसकी जगह एक भूतिया बूढ़ी औरत थी। नाउ रियल वाले चारू और सेतु उसी वक्त कैंप साइट पे लौट आए थे जब चरण और मारी उन्हें ढूंढने निकले थे। रियल चारू बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इतना कि वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस कांपते हुए अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। वहीं सेतु नॉर्मल था और अब भी ओवर स्मार्ट बन रहा था। इस पॉइंट पे मारी फाइनली रिवील करता है कि जरूर जंगल में कैद पेच्ची बाहर आ गई है। इनफैक्ट जिस घर को चारू और सेतु देखे थे वो जरूर पेच्ची का ही घर था। सभी मारी से पूछते हैं कि ये पेच्ची कौन है और मारी इन्हें पास्ट की कहानी बताता है। तो काफी साल पहले इनके गांव में एक लड़की थी जिसका नाम पेच्ची था और पेच्ची एक बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार खानदान से थी, लेकिन बचपन से ही पेच्ची काला जादू वगैरह करती थी। फिर ज्यादा जादू टोना वगैरह सीखने के लिए पेच्ची केरला के जंगलों में चली गई। देन वो कई सालों बाद लौटी और अब वो पुरानी पेच्ची नहीं थी, रादर अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू करने वाली बन चुकी थी और उसके साथ उसके सेवक भी थे। ये कोई आम सेवक नहीं थे, बल्कि ये ऐसे लोग थे जो कि अपनी जान तक दे देते थे फॉर द डीटी जिसको पेच्ची पूजती थी। पेच्ची और उसके सेवक मिलकर जंगल में बहुत सारे रिचुअल्स करने लगे और एक पॉइंट पे ये रिचुअल अपनी चरम सीमा पे थी। उसी दौरान गांव के बच्चे गायब होने लगे क्योंकि पेच्ची के सेवक ही बच्चों को उठा लाते थे जिनकी बलि पेच्ची चढ़ाती थी। बच्चे ही इसलिए क्योंकि बच्चों की बलि इजीली एक्सेप्ट हो जाती थी। जब गांव वालों को ये पता चला तो वो लोग गांव के मुखिया को सब बता दिए।
चाहिए। गांव के मुखिया 2 लोगों को पिच्ची के घर पे उसे पकड़ के लाने के लिए भेजे, लेकिन पिच्ची वहां वूडू टाइप एक पपेट को मोड़ी, जिससे एक आदमी सिमिलर वे में मुड़ के समाप्त हो गया। ये देख दूसरा आदमी भाग गया और वो मुखिया को रिपोर्ट किया कि पिच्ची को पकड़ पाना या फिर पिच्ची को नुकसान भी पहुंचाना बहुत कठिन है, क्योंकि पिच्ची के पास असीम शक्तियां हैं। ऐसे में गांव वाले पुजारी जी के पास जाते हैं, जो बताते हैं कि पिच्ची को कुछ प्राप्त करना था, वो उसे ऑलरेडी मिल चुका है। अब पिच्ची बस उसी के लिए दान दे रही है। पुजारी जी के हिसाब से पिच्ची इमॉर्टैलिटी यानी कभी न मरने वाली वरदान ली है, और भले ही वो ये सब शैतान से ली है, लेकिन पिच्ची के लिए वही शैतान भगवान है। यूजुअली इंसान भगवान को चढ़ावा देते हैं, जिसके बाद ही हमें कुछ प्राप्त होता है, लेकिन पिच्ची के केस में पहले उसे वरदान मिला और अब वो चढ़ावा दे रही है। इन बलियों का भी हिसाब किताब है, क्योंकि जितने लोगों की वो बलि चढ़ाएगी उतनों की उम्र उसे लगेगी, और एक पॉइंट पे उसका सारा हिसाब पूरा होगा और पिच्ची जल्द ही उस नंबर पे पहुंच जाएगी। नाउ पिच्ची को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज कि उसे आवाहन देके कैद करना। बेसिकली गांव के लोगों को पिच्ची के शरीर से उसके प्राणों को निकालना होगा, यानी गांव वालों को पिच्ची के घर जाके उसे खत्म करना होगा, और ध्यान रहे कि कोई उसकी आंखों में ना देखे, वरना वो बचेगा नहीं। इनफैक्ट पूरा गांव खत्म होगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं, जहां वो पिच्ची के फॉलोअर्स को समाप्त करते हैं, देन चुपके से वो पिच्ची के सर पे कवर डाल के उसे समाप्त करते हैं। नाउ पिच्ची भले समाप्त हुई है, लेकिन यहाँ बस शरीर खत्म हुआ है, उसकी आत्मा को कैद करना होगा। इसके लिए पुजारी जी वही पपेट तैयार करते हैं जिसे हमने फिल्म के पहले सीन्स में देखा था। देन इस पपेट में पिच्ची को कैद करके इसे पेड़ में बड़ी कील से ठोक देते हैं। वहीं पिच्ची की लाश को दफना दिया जाता है। अब जब तक ये कील और वो पपेट पेड़ में अटके हैं, तब तक पिच्ची कैद है, लेकिन अगर कोई इस कील को निकाला तो पिच्ची फिर से आजाद हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, फिल्म के फर्स्ट सीन में जब राम पेड़ के ब्रांच को तोड़ा था, तो ये वही पेड़ था जिसमें पिच्ची को कैद किया गया था, और तब राम अनजाने में कील निकाल के पिच्ची को आजाद कर दिया था। अब पुजारी जी को पता था कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि पिच्ची आजाद हो जाए, और वो इसका भी उपाय किए थे, जहां वो पूजा वगैरह करके जंगल के बीच एक पाथ पॉइंट को सील किए, जिसे पिच्ची क्रॉस नहीं कर पाएगी इवन इफ वो आजाद हो गई। और दोस्तों, ये वही जगह है जहां पे बेल्स थे और बोर्ड लगा था जहां से ट्रेसपासिंग नहीं करना था। सो यस, उस जगह के पीछे वाले प्लेसेस, यानी जो गांव है या पीछे जो भी जंगल है, वहां तक पिच्ची नहीं आ सकती, और ये सारी जगह सुरक्षित है। लेकिन उसके बाद का पूरा जंगल, पूरा हिल्स पिच्ची का है, और वहां जाने पे पिच्ची किसी को भी समाप्त कर सकती है। पिच्ची को अब भी कुछ बलियां देनी है, जो कि अब वो पक्का पूरा करेगी, क्योंकि ऐसे ही बलियों का हिसाब किताब चलता है। अब दोस्तों, ये कहानी सुन के सेतु कहने लगता है कि ये सब बातें बकवास है, लेकिन चरण कहता है कि वो भी असाधारण चीजें फील किया है। मोरओवर, चारू की हालत खराब है, तो उसे एनी हाउ अस्पताल ले ही जाना होगा, सो इट्स बेस्ट कि हम तुरंत यहाँ से निकल ले। ऐसे में सभी निकलने का प्लान करते हैं, लेकिन जेरी को याद आता है कि वो अपना 5 लाख वाला कैमरा जंगल में ही भूल गया है। मारी के मना करने के बावजूद जेरी अपना कैमरा ढूंढने जंगल में जाता है, और मारी भी उसके साथ आता है। जेरी को अपना कैमरा एक पेड़ पे अटका मिलता है, और जब वो अपने कैमरे में देखता है तो उसमें उसके अभी आने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। इस रिकॉर्डिंग में मारी दिख ही नहीं रहा था, जबकि रियलिटी में मारी तो उसके सामने था। तभी जेरी को मारी के पीछे एक और मारी दिखता है, जो कि इशारा करता है कि सामने वाला मारी नकली है, यानी पिच्ची का छलावा है। ऐसे में जेरी सामने वाले मारी को धक्का देके दूसरे मारी के पीछे भागता है, जबकि दोस्तों रियलिटी तो ये थी कि सामने वाला मारी ही रियल था और पीछे वाला पिच्ची का छलावा था। भागते हुए जेरी जंगल में खो जाता है, और यहाँ वो अपने आप को भी मारी के ड्रेस में देखता है। जेरी उधर उधर भागते हुए पिच्ची के घर में ही पहुंच जाता है, एंड एज एक्सपेक्टेड पिच्ची उस पे हमला करके उसे निपटा देती है। दूसरी तरफ मारी बाकियों को बताता है कि जेरी गायब है। इनफैक्ट वो मारी को धक्का देके भाग गया। मारी का कहना था कि इन्हें जेरी को छोड़ के यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन बाकी लोग जेरी को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में चरण और मारी फिर से जेरी को ढूंढने निकलते हैं, और इन्हें यहाँ उस कपल की टेंट मिलती है जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था, यानी राम और उसके पत्नी की टेंट। इन्हें उनकी गोप्रो मिलती है, जिसमें क्लियर फुटेज था कि पिच्ची ही उन पे हमला करके उन्हें खत्म कर दी थी। इस पॉइंट पे चरण और मारी भागते हैं और बाकियों को निकलने कहते हैं, लेकिन सेतु कहने लगता है कि उसे मारी पे ही शक है। इनफैक्ट मीना भी मारी पे ही ब्लेम डालती है, सेइंग कि वो सबको उल्टी सीधी पिच्ची वाली कहानियां सुना रहा है, और हो सकता है वो खुद ही लोगों को गायब कर रहा है। अब तक मारी इरिटेट हो चुका था, और वो कहता है कि भैया मैं निकला, आना है तो आओ, वरना जो मन है वो करो। ये कह के मारी निकल लेता है, और सेतु गुस्से में मारी के पीछे जाता है ताकि वो मारी पे हमला कर सके। वहीं चारू तो अपने ही ट्रांस में थी, जहां वो जंगल की तरफ जाने लगती है, और ऐसे में चरण और मीना उसके पीछे जाते हैं। जंगल के बीच चारू एक पेड़ के पास जाती है, और जब चरण और मीना उसके करीब आते हैं तो पिच्ची इनके सामने ही चारू पे हमला करके उसे निपटा देती है। इसके बाद पिच्ची चरण और मीना के पीछे भी आती है, और ये दोनों भागते हैं। चरण यहाँ मारी को पुकारता है, और उसकी आवाज सुन के मारी और सेतु इनके करीब जाते हैं।
ये चारों मिल जाते हैं और फाइनली मारी इन्हें अपने पीछे भागने को कहता है और भागते भागते मारी उस ट्रेसपासिंग वाली जगह को सेफली क्रॉस करता है। लेकिन जब मारी पीछे देखता है तो उसके पीछे बाकी लोग थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, सेतु, मीना और चरण तो पिच्ची के छल में फंस गए थे, जहां वो किसी नकली मारी के पीछे भागते हुए जंगल में और भी अंदर चले गए थे। अब सेतु इस बात को रियलाइज करता है जब वो चारू द्वारा बांधे हुए टेप्स ट्रीज पे देखता है। ये तीनों जंगल में भटकना शुरू करते हैं क्योंकि कैसे भी उन्हें ट्रेसपासिंग वाले मार्ग को क्रॉस करना था। वहीं मारी अब सेफ था, लेकिन मारी यहाँ फोन पे अपनी बेटी की फोटो देखता है। देन वो डिसाइड करता है कि वो बाकियों को बचाएगा, उन्हें छोड़ के नहीं भागेगा। यानी मारी वापस से उस वार्निंग बोर्ड वाली जगह यानी ट्रेसपासिंग वाली जगह को क्रॉस करके जंगल में बाकी को खोजने जाता है। यहाँ पिच्ची मारी को ढूंढ के उस पर हमला करने आती है, बट देन वो मारी पे हमला नहीं करती। क्यों? क्योंकि मारी वो लॉकेट पहना था जिससे उसे प्रोटेक्शन मिल रही थी। इस लॉकेट के बारे में आपको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बचे हुए 3 लोग वापस पिच्ची के घर के करीब पहुंच जाते हैं। एकदम से मीना पिच्ची के घर के द्वार पे थी। ये देख सेतु भागता है, लेकिन चरण मीना को बचाने पिच्ची के घर में जाता है। घर के अंदर मीना ट्रांस स्टेट में अपना सर दीवार पे मार रही थी और चरण किसी तरह उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वहीं सेतु इतना तेज भागता है कि भागते हुए वो फाइनली ट्रेसपासिंग बोर्ड वाली जगह को क्रॉस कर लेता है, यानी कि सेतु अब सेफ था। लेकिन तभी सेतु को उस पार चोटिल जेरी दिखता है जो कि सेतु से मदद मांग रहा था। जेरी को देख सेतु वापस लाइन क्रॉस करके जंगल में जाता है और जेरी को सपोर्ट देके सेफ एरिया में लाने लगता है। लेकिन अगले ही क्षण जेरी की जगह पिच्ची उसके कंधों पे थी, जो कि सेतु पे हमला करके उसे खत्म कर देती है। नाउ कमिंग टू चरण, वो किसी तरह मीना को टांग के अपने साथ ले जाता है और मीना भी थोड़ी होश में आती है। तभी ये दोनों मारी से मिल जाते हैं, लेकिन इन्हें मारी पे ही शक था कि वो रियल है या पिच्ची का छलावा। मीना तो मारी पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर रही थी, स्टिल मारी किसी तरह इन्हें भरोसा दिलाता है कि वो रियल है। मारी ये भी बताता है कि वो गांव के मुखिया के ही खानदान से है और जब पुजारी जी ने पिच्ची को कैद किया था तब वो मुखिया के लिए एक लॉकेट बनाए थे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पिच्ची। मारी खुद इस लॉकेट में नहीं मानता था, लेकिन उसकी बीवी हमेशा मेक श्योर करती थी कि जंगल जाने से पहले मारी लॉकेट पहने, और आज इसी लॉकेट की वजह से मारी की जान बची है। खैर इस पॉइंट पे मारी, चरण और मीना हाथ पकड़ के भागते हैं ताकि पिच्ची इन्हें बहका न सके, और भागते हुए तीनों फाइनली उस वार्निंग बोर्ड वाले प्लेस को क्रॉस करते हैं। अब इन सब में सबसे पीछे मीना थी और क्रॉस करने से ठीक पहले मीना पेड़ से ट्रिप होके गिरती है और उसके गिरते ही पिच्ची मीना को उठा ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, मीना क्रॉस करने के जस्ट पहले पिच्ची का शिकार बन गई। सो यस, मारी और चरण आर सेफ, लेकिन मीना निपट गई। ऐसे में चरण मीना को खोजने वापस जंगल में जाने लगता है और मारी उसे फिजिकली रोकने की कोशिश करता है। स्टिल चरण मारी को धक्का देते हुए खुद वापस जंगल में जाता है और यहाँ चरण को जंगल में जेरी, चारू और सेतु की घोस्ट्स भी दिखती हैं। एक पॉइंट पे पिच्ची चरण को खत्म करने आती है, लेकिन वो चरण से दूर भागती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हाथापाई में मारी की लॉकेट चरण के जैकेट में गिर गई थी और इसी कारण चरण बच पाया। चरण इस लॉकेट को अपने हाथ में बांध के मीना को ढूंढना शुरू करता है। एक पॉइंट पे चरण को रियलाइज होता है कि शायद मीना नहीं बची और ऐसे में वो वापस ट्रेसपासिंग साइन बोर्ड की तरफ जाने लगता है ताकि वो सेफ हो जाए। चरण फाइनली उस स्पॉट तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ वो मारी को खून से लथपथ और समाप्त देखता है। जी हाँ दोस्तों, मारी नहीं बचा और मारी के साथ क्या हुआ वो आपको तुरंत पता लगेगा। फॉर नाउ चरण सेफ एरिया में आता है और फाइनली इस जगह से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे गाड़ी आती दिखती है और ये उसी आदमी की गाड़ी थी जो कि इनिशियली इनके ग्रुप को घूरा था। चरण इस आदमी से मदद मांगता है और ये आदमी चरण को अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। ना गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते ही चरण को पिछली सीट पे मीना दिखती है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले चरण कुछ समझ पाता, गाड़ी वाला चरण पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब जब चरण की आंखें खुलती है तो वो फिर से अपने आप को पिच्ची के घर में पाता है इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। चरण के सामने मीना थी और वो गाड़ी वाला आदमी भी था। इस पॉइंट पे रिवील होता है मीना का सच, जो कि हम एक फ्लैशबैक के थ्रू जान पाते हैं। दरअसल मीना और कोई नहीं बल्कि पिच्ची की ही वंश है, हर ब्लड लाइन, और इनकी फैमिली कब से पिच्ची के वापस आने का इंतजार कर रही थी। जब राम पिच्ची को गलती से आजाद कर दिया तब मीना की दादी को पता लगा कि पिच्ची इज फ्री, लेकिन पिच्ची तो जंगल में ही बाउंड थी, वहीं फंसी हुई थी और पिच्ची को 13 और बलि देनी थी, जहां पिच्ची सबसे पहले राम और उसकी बीवी को निपटा दी। ये बलि जंगल में ही दी जा सकती थी क्योंकि पिच्ची खुद ट्रेसपासिंग बोर्ड को क्रॉस नहीं कर सकती थी। इसलिए इस काम को करने का ठानी मीना, जो कि सबसे पहले एक रैंडम ग्रुप में चरण को दोस्त बनाई। देन वो चरण के साथ रिलेशनशिप बनाई और फिर उसके पूरे ग्रुप को जंगल में लेके आई ट्रेकिंग के नाम पे। मतलब मीना ये सब कुछ महीनों से प्लान कर रही थी। और अगर आप ध्यान दें तो मीना को शुरू से ही मारी से प्रॉब्लम थी, क्योंकि मारी बार बार इन्हें सावधान कर रहा था। रही बात मारी की कि मतलब वो कैसे खत्म हुआ, तो जब चरण मीना को ढूंढने जंगल में वापस गया तो मीना वहां पीछे से निकली और मारी पे हमला कर दी एक चाकू से और उसे समाप्त कर दी। सो यू सी, पिच्ची को पहले 2 बलि मिली थी, देन उसे सेतु, चारू और जेरी की भी बलि मिली। ना उसे चरण की भी बलि मिल जाती है, यानी 4 लोग कंप्लीट हुए। सो अब सिर्फ 7 बलि और चाहिए।
मारी की बलि नहीं मिल सकी क्योंकि मारी को तो मीना समाप्त की थी। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मीना सिर्फ पिच्ची की दासी और ब्लड लाइन नहीं है, रादर मीना ही पिच्ची के काला जादू और सब कुछ को आगे लेके जाएगी। इन शॉर्ट, मीना ही पिच्ची के स्थान पे जाने वाली कुल वारिस है। एंड इन केस यू आर थिंकिंग कि मीना खुद ही पिच्ची को इतने सालों तक पेड़ से आजाद क्यों नहीं की थी, तो वेल, मीना या उसके परिवार वालों को वो एग्जैक्ट पेड़ पता ही नहीं था जहां पिच्ची फंसी हुई थी। वो तो गलती से राम उस पेड़ तक पहुंच गया और पिच्ची को आजाद कर दिया, जिसके बाद ही मीना एक्टिव हुई और अपने प्लान को अंजाम दी। यानी कि देखा जाए तो पिच्ची 13 में से 6 बलि दे चुकी है और 7 बलि उसे और देनी है। इसके बाद मीना चीजें कंटिन्यू करेगी और बलि के लिए विक्टिम्स को फंसा के जंगल के उस एरिया में लाना होगा जो कि रिस्ट्रिक्टेड है। फिल्म के एंड में हम वापस एक ग्रुप को इसी जगह पे आते देखते हैं। मोस्टली इस ग्रुप में खत्म हुए किसी इंसान का भाई और फ्रेंड्स है जो कि उसे खोजने आए हैं। एंड ऑफ कोर्स पिच्ची इनको अपना शिकार बनाएगी। अगर पिच्ची की 13 बलि पूरी हुई तो फिर शायद उसे तो फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम हरि है, वाइफ का नाम रमा और इनके बेटे का नाम था साई। ये लोग देर रात कार में घर लौट रहे होते हैं जब हरि को एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है। अब नेटवर्क फ्लक्चुएट ना हो इसके लिए हरि सुनसान सड़क पे कार रोक के कॉल पे बात करने लगता है और तभी हम एक नकाबपोश इंसान को देखते हैं जो हरि पे हमला कर देता है। इसके बाद ये नकाबपोश इंसान कार में बैठी रमा और उसके बेटे पे भी हमला करने आता है और तभी अचानक से रमा की नींद खुलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बस रमा का एक नाइटमेयर था और वो इससे बहुत ज्यादा डरी हुई दिखती है। रमा फिलहाल अपने घर पे ही थी जहां सब कुछ ठीक था। स्टिल हम रमा को बहुत परेशान देखते हैं। हरि यहाँ रमा को संभालने की कोशिश करता है लेकिन रमा मेंटली काफी डिस्टर्ब लग रही थी। एक पॉइंट पे तो रमा को मिरर में काली परछाई भी दिखती है जिससे वो बहुत डर जाती है। अब रमा को ऐसी हालत में देख हरि सबसे पहले तो घर के सारे मिरर्स को हटाता है, देन वो डॉक्टर से कंसल्ट करता है लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन का कुछ खास फायदा नहीं होता। इनके हाव भाव से हम व्यूअर समझ पाते हैं कि रमा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है, लेकिन इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को कुछ रिवील नहीं किया जाता। खैर तो इसके बाद हम हरि को अपनी कार से ऑफिस के लिए निकलते देखते हैं और घर से निकलते वक्त उसकी कार एक छोटे टॉय कार को कुचलती है जो कि ठीक उसकी कार जैसे ही दिख रही थी। अब ऑफिस जाते वक्त रास्ते में हरि किसी से तो कॉल पे बात कर रहा था और उससे मदद मांग रहा था। ये वाली पॉइंट आप याद रखना, आगे काम आएगा। अब इस कॉन्वर्सेशन से हम ज्यादा कुछ समझ तो नहीं पाते लेकिन हमें इतना आइडिया जरूर लगता है कि हरि को भी रमा की प्रॉब्लम पता है, वो बस बाकियों से ये छिपा रहा है। इनफैक्ट वो रमा के घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बताया है। अब जब हरि अपने काम के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है तो वहां एक बहुत बड़ा कंक्रीट स्लैब हरि पे गिरता है। वो तो ऐन वक्त पे हरि जंप कर गया वरना उसकी मौत निश्चित थी और इस हादसे में हरि की कार पूरी तरह कुचली जाती है। ना ये ठीक वैसा ही था जैसे हरि की कार से वो टॉय कार कुचला गया था। यहाँ हरि का दोस्त आनंद उसे संभालता है और घर तक अपनी कार में ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ रमा की माँ हरि और रमा की कुंडली पंडित जी से दिखवाती है और पंडित जी का कहना था कि रमा और हरि का साथ में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पे खतरा मंडरा रहा है और इस मुश्किल को टालने के लिए उन्हें कुल देवता की पूजा करनी होगी। रमा की माँ ये बात हरि को बताती है और हरि भी कह देता है कि वो रमा के साथ गांव आके कुल देवता की पूजा करने वाला है ना। उस रात हरि अपने वर्क फ्रेंड आनंद से मिलकर उसे बताता है कि वो और रमा कल रमा के गाँव जा रहे हैं और आने वाले दिनों में वो कुल देवता की पूजा भी करेंगे। तो ऐसे में आनंद को भी अपनी बीवी के साथ पूजा में जरूर आना होगा। आनंद कहता है कि वो यहाँ का काम निपटा के पूजा अटेंड करने जरूर आएगा। तो अगले दिन रमा और हरि गांव जाते हैं और यहाँ हमें रमा के परिवार के बारे में थोड़ी बातें पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल रमा के पिता काफी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका गांव में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और वो गांव के इलेक्शन वगैरह में भी खड़ा होने वाले हैं। इनफैक्ट अपने टाइम पे वो पुलिस में थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। हरि और रमा के पिता टॉकिंग टर्म्स में नहीं है क्योंकि रमा लव मैरिज करी थी और इस बात से रमा के पिता आज तक शायद अपसेट है। ऑल्दो उन्हें रमा का बेटा साई बहुत पसंद है और वो साई के साथ खूब खेलते हैं। तो ऐसे ही साई के साथ खेलते हुए रमा के पिता साई को उसकी माँ का कुछ पुराना सामान दिखाते हैं। यहाँ साई को एक मास्क दिखता है और ये सेम मास्क था जो कि रमा के नाइटमेयर में आया था एकदम स्टार्टिंग सीन में। रमा के पिता बताते हैं कि बचपन में रमा ये मास्क पहन के माइम शो की थी। अब साई इस मास्क को लेके बाहर खेलने लगता है और वहां उसे एक स्केयर क्रो मूव करती दिखाई देती है। इस
इससे साई डर जाता है और रमा वहां आकर उससे उसका मास्क छीन लेती है। वहीं दूसरी तरफ हरी और रमा के पिता फाइनली एक दूसरे से बात करते हैं, जहां वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने पास्ट को पीछे छोड़ के एक नई शुरुआत करेंगे। मतलब कि इन दोनों की रिलेशनशिप भी अब ठीक हो गई है। खैर, तो उस दिन हरी रमा से कहता है कि तुम मुझे अपना गांव दिखाओ, मैंने सुना है तुम्हारा गांव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ऐसे में ये दोनों बाइक पे गांव घूमने लगते हैं और यहाँ हम इन्हें कुछ लोगों से इंटरैक्ट करते देखते हैं एंड दीज इंटरैक्शंस वर वेरी वियर्ड। सबसे वियर्ड इंटरैक्शन तो इनका पुलिस के साथ होता है और रमा बताती है कि पुलिस वाला एक्चुअली में रमा का कजन है। ये पुलिस वाला रमा के ऊपर गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था। क्यों? क्योंकि रमा के लव मैरिज कर लेने से सपोजिटली इनके खानदान की नाक कट गई है। अब उस रात हरी अपने दोस्त आनंद को वापस से कॉल करके बोलता है कि गांव में पूजा कल ही है, तो तुम कल सुबह सुबह आ जाना, और आनंद भी कहता है कि वो टाइम पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आनंद गांव आ जाता है और हम एक वियर्ड चीज जान पाते हैं कि गांव के इस घर में एक भी आईना नहीं है। यहाँ हम घर के एक वर्कर को भी देख पाते हैं नेम्ड गणेश, और जब आनंद गणेश से मिरर मांगता है तो गणेश बहुत ही अजीब बिहेव करता है। खैर, तो उस दिन कुल देवता की पूजा होती है और पूजा स्थल पे भी हम कई मिरर्स पड़ा हुआ देखते हैं। यहाँ रमा के पिता हरी को अपनी सारी संपत्ति दे रहे थे क्योंकि रमा उनकी इकलौती बेटी थी और इससे वो इंस्पेक्टर खुश नहीं था। वो थोड़ा बवाल भी मचाता है, लेकिन रमा के पिता सब संभाल लेते हैं। एनीवेज, कुल देवता की पूजा हो जाती है और उसी रात हरी को एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल जाता है। इससे हरी वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि पूजा के ठीक बाद सब कुछ अच्छा होने लगा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि हरी को आज ही रात शहर वापस जाके पैसे और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फाइनलाइज करना होगा। अब रमा के पिता हरी को इतनी रात जाने से मना करते हैं, लेकिन हरी अपनी फैमिली के साथ कार में निकल लेता है। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने पे इन्हें रास्ता बंद मिलता है, जिस वजह से इन्हें डिवर्जन लेना पड़ता है और वो एक गांव का अनजान रास्ता था। रास्ते में हम फिर से एक स्केयरक्रो को देखते हैं जो कि इनके कार को देख के टर्न करता है। अब इस अनजान रास्ते पे इनके कार की टायर पंचर हो जाती है और हरी कार की टायर बदलता है। इस दौरान एक दूध वाला वहां से गुजर रहा होता है जो कि हरी से कहता है कि आप इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि ये रास्ता रात को चलने के लिए ठीक नहीं है। हरी उसकी बात को इग्नोर करके टायर बदलता है, देन पानी पीता है और हल्का होने के बाद जब वो वापस आता है तो कार के ऊपर से पानी की बोतल गायब थी। अब जब हरी कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं होती और हम देख पाते हैं कि कोई उस पानी की बोतल को कार के सिलेंसर में डाल दिया था जिससे कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब यहाँ से अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। लाइक एक ब्लैक पॉलिथीन पहना आदमी इन पे हमला कर देता है और ये आदमी स्केयरक्रो की तरह दिख रहा था। देन इनके कार पे खून की छींटें आती है और ये स्केयरक्रो मैन इनके विंडशील्ड को तोड़ देता है। हरी इस आदमी से लड़ने बाहर निकलता है, लेकिन तब तक ये आदमी भाग जाता है। हरी उसका पीछा करता है और वापस हरी जब कार के पास आता है तो वो अपनी बीवी और बेटे को कार में बेहोश पाता है। कार अंदर से लॉक्ड था और कोई कार पे पेट्रोल छिड़क दिया था। देन दूर से आग के गोले कार की तरफ आने लगते हैं और हरी किसी तरह इन्हें रोकता है। एट वन पॉइंट वो स्केयरक्रो जैसा मास्क्ड आदमी अपने हाथ में आग का मशाल जैसा कुछ लेके आता है और हरी उससे लड़ने लगता है। इस लड़ाई में हरी बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपनी कार को वहां से ड्राइव होके जाते देखता है। हरी अब इधर उधर खेतों में भागने लगता है और फाइनली उसे अपनी कार एक जगह पे पार्क दिख जाती है। अब कार की सीट्स पे तो कोई नहीं था, लेकिन डिक्की में जरूर कोई था और ऐसे में हरी तुरंत डिक्की खोलता है, लेकिन डिक्की के अंदर से गणेश निकलता है जो कि डर के इधर उधर भागने लगता है। गणेश का पीछा करके हरी एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पेड़ पे सिर्फ मिरर्स टंगे हुए थे। वहां हरी को एक अजीब सा पुराना फोटो मिलता है, साथ ही एक काफी पुरानी एम्बेसडर कार मिलती है जो कि अब सिर्फ स्क्रैप जैसी थी। यहाँ भी उसको बताया जाता है कि आज से 10-15 साल पहले इसी रोड पे एक रात आईने का कारोबार करने वाली एक फैमिली एम्बेसडर कार में जा रही थी, लेकिन उस परिवार की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। कैसी एक्सीडेंट? वेल, लोग कहते हैं कि एक मास्क पहनने वाला स्केयरक्रो जैसा आदमी उस परिवार को मारा था। इनफैक्ट उस वक्त वहां से एक दूध वाला भी गुजर रहा था और वो मास्क वाला आदमी उस दूध वाले को भी मार दिया। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वाज कि हरी को जो पिक मिली थी वो उसी आईने के कारोबार करने वाली फैमिली की पिक होगी और यहाँ पड़ा एम्बेसडर कार भी उनका ही था शायद। नाउ हरी को ये कहानी पता थी और अब इधर उधर भागते हुए हरी को अपने बेटे के कपड़े मिलते हैं। वो पाता है कि उसका बेटा वहीं पास के एक वुडन टावर के ऊपर था। हरी किसी तरह अपने बेटे को टावर से नीचे लाता है, लेकिन अब तक वो स्केयरक्रो मैन टावर के आसपास आग लगा दिया था।
था। हरी इस आग से किसी तरह बचता है और वो स्केयरक्रो मैन के पीछे भागता है। यहाँ उस टूटे फूटे एम्बेसडर कार से लाइट जलती है और एक पेड़ के पास हरी को एक औरत टंगी दिखती है। हरी को लगता है कि वो औरत शायद रमा होगी, लेकिन मास्क हटाने पे ये एक अजीब सी घोस्ट निकलती है जो कि हंसे जा रही थी। हरी यहाँ कैसे भी अपने बेटे को कार तक लेके आता है और सरप्राइजिंगली उसकी बीवी अब कार के अंदर लेटी थी। तभी हरी का फोन बजता है और वो फोन पे किसी को अंकल अंकल कहता है एंड देन वो कहता है कि उसे घोस्ट्स वगैरह मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये फोन मोस्टली रमा के पिता का था। तभी वहां वो एक पोस्टर देखता है जिसमें उस दूध वाले की फोटो थी जो कि आज से 10-15 साल पहले ही मारा जा चुका था। अब ये वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले हरी को इस रास्ते पे न जाने के लिए कहा था। तभी एक व्हाइट साड़ी में घोस्ट वहां आती है और हरी को फिर से वो फोटो देती है। देन वो स्केयरक्रो वाला आदमी भी हरी पे हमला कर देता है, लेकिन एन वक्त पे रमा को होश आ गया था और वो स्केयरक्रो जैसे दिखने वाले आदमी पे अटैक करती है। इसके बाद हरी रमा और अपने बेटे को लेकर कार में भागता है। थोड़ी दूर पे ही उसे रोड पे उस दूध वाले का बाइक दिखता है और ये दूध वाला अब एक घोस्ट की तरह दिख रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इस रास्ते पे जाने से मना किया था ना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने, तो अब मौत तुम्हारे पास आएगी। देन यहाँ व्हाइट साड़ी वाली घोस्ट भी आती है एंड फाइनली स्केयरक्रो वाला घोस्ट जो हरी पे हमला कर देता है। नाउ यहाँ से सीन चेंज होता है जहां हम हरी और रमा को एक ठीक ठाक हालत में कहीं दूसरी जगह पे बैठा पाते हैं। वहां से ये दोनों कार में बैठ के अपने घर जाते हैं एंड देन अगले दिन हरी अपनी कार में बैठ के एक लोकेशन पे जाता है जहां उसकी जैसी ही सेम कार एक्सीडेंट करी हुई थी। हम भी उसको इस पॉइंट पे कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन मैं आपको सब समझा दूंगा क्लियरली, तो बस वीडियो में बने रहना। तो इस सेम कलर की डस्टर कार में आनंद मृत पाया गया था और यहाँ आनंद की बीवी जिंदा थी जो कि एकदम शॉक्ड स्टेट में थी। यहाँ से हमें थोड़ा पास्ट में ले जाया जाता है जहाँ कुल देवता की पूजा हो जाने के बाद हम रात का सीन देखते हैं जब हरी को बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड कॉल आया था। हरी कार से शहर जाने वाला था, लेकिन आनंद कहता है कि वो ये काम संभाल लेगा। अतः वो अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ हरी की जगह शहर जाता है। देन जो भी घटनाएं अभी तक हम देख रहे थे वो सब एक्चुअली में आनंद और उसकी फैमिली के साथ हुई थी, ना कि हरी और उसकी फैमिली के साथ। हम फाइनली घटना वाली रात पहुंचते हैं जब स्केयरक्रो मैन आनंद पे फाइनल हमला कर रहा था और आनंद की बीवी भी छीना झपटी में थी। तभी इस स्केयरक्रो वाले इंसान का मास्क निकल जाता है एंड ही वाज नन अदर देन हरी। जी हाँ दोस्तों, हरी ही आनंद को मार रहा था और हरी ऐसा क्यों कर रहा था ये एक्सप्लेन करने के लिए अगेन हमें और पास्ट में ले जाया जाता है। दरअसल हरी की बीवी रमा इसलिए इतनी डिप्रेस्ड और डरी डरी सी रहती थी क्योंकि एक दिन कोई मास्क्ड इंसान उनके घर में घुस गया था और रमा के साथ जबरदस्ती किया था। हरी को यह बात पता थी, इसलिए हरी अपना घर तक बदल लिया था, ऑल्दो किसी को यह पता नहीं था कि यह काम किसका था। वो मास्क्ड मैन इन सब का वीडियो बना के शायद रमा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। ऐसे में हरी एक हैकर से मिलकर पता लगवाता है कि आखिर कौन यह हरकत कर रहा है। अब याद है मैंने आपको एक सीन बताया था कि याद रखना कार में हरी किसी से बात कर रहा था। वेल वो हैकर से ही बात करके हेल्प मांग रहा था और हरी को पता लगता है कि ये काम आनंद का था। जी हाँ दोस्तों, आनंद एक बुरा ठड़की इंसान था जिसकी रमा पे गलत नजर थी। वो रमा के साथ मास्क पहन के गलत किया, उसका वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर रहा था। इनफैक्ट वही कंक्रीट गिरवा के हरी को मारने की भी कोशिश किया था। तो जब ये सब बात हरी को पता लगती है तो हरी और रमा आनंद से बदला लेना चाहते थे, इसलिए वो लोग आनंद को गांव बुलवाए। देन उसके आसपास एक कहानी रचे कि गांव में भूत है, मिरर्स नहीं होते यहाँ क्योंकि मिरर का धंधा करने वाले एक फैमिली की मौत हुई थी वगैरह वगैरह। वैसे ये बातें सच थी, लेकिन इनको ही इंटीग्रेट किया गया इनके प्लान के अंदर। फिर कुछ गांव के लोगों को एज एक्टर्स रखा गया जो कि भूत वगैरह का मेकअप करके आनंद को डरा रहे थे। नाउ कमिंग टू दैट सीन, जब आनंद की बीवी हरी का मास्क हटा दी, वेल रमा वहां आती है और आनंद की बीवी को बताती है कि तुम्हारा पति कितना घटिया इंसान है। वो आनंद के ऊपर तेजाब डाल के उसका हुलिया बिगाड़ देती है और इससे आनंद की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा वो आनंद के हाथ की घड़ी भी कुचल देती है क्योंकि ये घड़ी वही आनंद को गिफ्ट की थी। वो आनंद को अपने बड़े भाई जैसा मानती थी, लेकिन आनंद उसके साथ इतना बुरा किया था। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है जब आनंद की लाश कार में मिली है और हरी वहां आया है। पुलिस भी वहां मौजूद है और आनंद की बीवी जिंदा है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि उसे अपने ही मृत पति पे शर्म आ रही थी कि वो ऐसा घिनौना काम किया था। पुलिस यहाँ हरी को एज सस्पेक्ट बुक करने की कोशिश करता है, लेकिन हरी के ससुर जी वहां के अपनी पावर से पुलिस वाला का मुंह बंद करवाते हैं। देन वो हरी को एक कोने में ले जाते हैं और हम जान पाते हैं कि ससुर जी भी हरी के साथ मिले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ससुर जी हरी के इतने कांड के बाद उसके सारे सबूत को खत्म करने में उसकी मदद किए थे। यहाँ हमें यह भी जवाब दिया जाता है कि आखिर इनिशियली फिल्म में हमें
हरि के पीओवी से पूरी कहानी क्यों दिखाई गई थी, क्योंकि हरि ससुर जी को पूरा प्लान बता रहा था और उसी का डिपिक्शन हमें फिल्म में दिखाया गया है। ससुर जी बोलते भी हैं कि मैं हमेशा एक विक्टिम की नजरों से सोचता हूं ताकि कोई भी सबूत छूट ना जाए। तो हाँ, इसीलिए पूरा हरि का जो पीओवी हमें दिखाया गया था बड़गलाने के लिए, तो वो हुआ। हमें लग रहा था कि सब कुछ हरि के साथ हुआ है, लेकिन हरि बस प्लान बता रहा था। हुआ एक्चुअली में ये सब आनंद के साथ। तो बस हरि और रमा को अपना बदला मिल गया था और कोई सबूत भी नहीं बचा जिससे पुलिस वाला इन्हें पकड़ सके। इनफैक्ट याद है, आनंद को इस सब के बीच एक कॉल आया था और वो कॉल पे बोला था कि उसे भूत प्रेत मार रहे हैं। वेल, ये रिकॉर्डिंग मौजूद थी जो कि पुलिस को मिली, एंड दिस अगेन प्रूव्स कि आनंद को कोई इंसान तो नहीं मारा, या फिर एटलीस्ट वो अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो के ही मारा गया। इनफैक्ट वो मिरर का कारोबार करने वाली कहानी गांव में प्रचलित थी, तो लोग इस भूत वाली कहानी को ही सच मान रहे थे। इन शॉर्ट, एकदम चालाकी से बदला लिया गया और ये सब भूत के ऊपर डाल दिया गया।